जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक सेवा। तो समझते हैं सामाजिक सेवा क्या है और उसके अंतर्गत आने वाली कौन कौन सी सेवाएं हैं। दोस्तों आज सभी चीज़ों को हम समझेंगे। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब कर देना ताकि जो भी वीडियो अपलोड होता है आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सामाजिक सेवा। दोस्तों सामाजिक सेवा भारत के अन्य प्राचीनतम परंपराओं में से एक है जिसका प्राचीन समय में अपना एक अलग ही महत्व था। दोस्तों आज के समय में लोग इस चीज से कतराते हैं दोस्तों, लेकिन प्राचीन समय में लोग एक दूसरे की सहायता बहुत ही प्रेम से अपने सच्चे हृदय से करते थे दोस्तों, और उनके दुखों को आपस में बांटते थे दोस्तों सामाजिक सेवा के द्वारा। सामाजिक सेवा का अर्थ क्या है दोस्तों? सामाजिक सेवा का अर्थ ही है दोस्तों कि स्वार्थ रहित होकर जन कल्याण कार्यों के प्रति अपना जो अर्जित शक्ति है, चाहे वो धन से हो शरीर से हो, उससे लोगों की सहायता करना। ठीक है, सामाजिक कार्यों से अपने राष्ट्र हित की भावना ही नहीं दोस्तों, समाज में भी हमारे सहायता होती है दोस्तों। ठीक है, इसलिए इसको समाज सेवा को ध्यान में रखते हुए एनसीसी में भी शामिल किया है, जिससे एनसीसी कैडेटों में भी इसका बदलाव हो दोस्तों। ठीक है, और समझते हैं दोस्तों सामाजिक सेवा के उद्देश्य क्या है। सामाजिक सेवा का पहला उद्देश्य है दोस्तों कैडेट्स में रचनात्मक कार्यों के प्रति रुचि पैदा करना। दूसरा है कैडेट्स में सहयोग की भावना विकसित करना। तीसरा है कैडेट्स में सहवर्ग की भावना विकसित करना। चौथा है कैडेट्स को श्रम की प्रतिष्ठा की शिक्षा देना। ठीक है, पांचवा है दोस्तों संगठित कार्यों से नेतृत्व प्रदान किया जाए ताकि कैडेट्स के फालतू समय शक्ति और उसके साधन का सही उपयोग किया जा सके और उसको सामाजिक कार्यों के क्रियाकलापों के प्रति अनेक क्षेत्रों में उसको दिशा निर्देशित किया जा सके दोस्तों। ठीक है, ये हो गया हमारा दोस्तों उद्देश्य। सामाजिक सेवा का उद्देश्य क्या है, अब हम समझते हैं दोस्तों इसके लाभ क्या है। दोस्तों कैडेट्स के अंदर एक चारित्रिक भावना, उसकी चारित्रिक जो चरित्र होता है वो उन्नति होता है। कैडेट्स का चारित्रिक उन्नति होता है और कैडेट्स के अंदर जो पार्श्विक जो भावनाएं हैं, जो स्वार्थ की भावना है, उससे ऊपर उठकर दोस्तों समाज मनुष्यता की ओर अग्रसर होना तथा लोगों की सहायता करना, पहला चीज हो गया। दूसरा कैडेट्स में के अंदर परोपकार, त्याग और उदारता, सहायता आदि ऐसे उज्जवल भावनाओं का विकसित करना। तीसरा चीज है दोस्तों कैडेट्स के अंदर मातृत्व की भावना विकसित करना। चौथा है कैडेट्स में नेतृत्व के गुणों का विकसित करना। ठीक है दोस्तों, ये चीज हो गया हमारा लाभ। ठीक है, और समझते हैं दोस्तों ये चीज हमारा लाभ कंप्लीट हो गया। और दोस्तों अगला चीज है कि कौन कौन से कैडेट्स कौन कौन से सामाजिक सेवाओं में भाग ले सकते हैं। तो पहला है दोस्तों रक्तदान शिविर में, दूसरा है साक्षरता अभियान में, तीसरा है बीमारियों के विरुद्ध अभियान चलाकर, चौथा है दोस्तों वृक्षारोपण अभियान चलाकर, पांचवा है दोस्तों ये यातायात नियमों में पुलिस कर्मियों की सुरक्षा सहायता करके। तो दोस्तों अनेक ऐसे कार्य हैं जिसमें हम अपने आप को सामाजिक सेवाओं में भाग ले सकते हैं और तथा मदद कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला हम समझते हैं दोस्तों रक्तदान। रक्तदान क्या है दोस्तों रक्तदान एक महादान है जिसे दुर्घटना के समय में और संकट के समय में दोस्तों रक्तदान करके लोगों के जीवन को बचाया जा सकता है। और दोस्तों एनसीसी कैडेट्स के अधिकांश कैडेट्स इसके महत्व को जानते हैं, इसलिए कैडेट्सों को रक्तदान करके और समाज में अन्य लोगों को भी इस महादान के प्रति जागरूक करना है दोस्तों, कि वो भी रक्तदान करे और समाज के लोगों की कल्याण की कार्य करे और देश की कल्याण करे दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों ये रक्तदान एक ऐसा प्रक्रिया है दोस्तों जिसमें लगभग 18 से 60 वर्ष के लोगों का वो रक्तदान किया जा सकता है, और ये 5 से 10 मिनट का 5 से 10 मिनट का होता है दोस्तों। इसमें समय 5 से 10 मिनट लगता है और ये बिल्कुल ही कष्ट रहित प्रक्रिया होता है। कष्ट मतलब बहुत ही ना के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज हो गया हमारा रक्तदान। और उसके लाभ क्या है दोस्तों रक्तदान के लाभ, पहला लाभ तो ये है दोस्तों कि आप रक्तदान करके किसी की जीवन बचा सकते हैं दोस्तों। दूसरा चीज है रक्तदान करने से दोस्तों अपने आप में गर्व महसूस होता है। तीसरा चीज है दोस्तों कि रक्तदान करके आप जो दाता और ग्राही, यानी जो आप रक्त दे रहे हैं और जो ले रहा है, उन दोनों के प्रति दोस्तों मधुर संबंध स्थापित होते हैं। चौथा है दोस्तों रक्तदान करने से समाज में एक भाईचारे की भावना उत्पन्न होती है दोस्तों। ठीक है, ऐसे होता है। और नशाखोरी दोस्तों समझते हैं नशाखोरी क्या है। दोस्तों नशाखोरी भारतीय समाज के लिए अभिशाप बन गया है दोस्तों।
नशाखोरी, इसको आप पॉइंट देके लिख सकते हैं दोस्तों। नशाखोरी से कई सारे परिवार भी बिखर चुके हैं, कई सारे परिवार बर्बाद हो चुके हैं। नशाखोरी से दोस्तों जो इंसान के कार्य करने की क्षमता होती है वो घट जाती है दोस्तों, ठीक है। नशाखोरी से समाज में अपराधों को बढ़ावा मिल रहा है दोस्तों। तो इसको कम आप कैसे कर सकते हैं दोस्तों? नशाखोरी को बंद करके, नशाखोरी को कम करके, आप नशा ना लेके, नशा जो कर रहा है उसको समाज से बहिष्कार करके, समाज में इसके प्रति जागरूकता फैलाकर आप भाषण आदि देके इस चीज को आप खत्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला जो चीज है दोस्तों हमारा दहेज निवारण। दोस्तों दहेज निवारण भारतीय समाज के लिए एक दोस्तों कलंक है, भारतीय समाज का एक कलंक है दोस्तों, जिसके कारण आत्महत्या, पारिवारिक संघर्ष, लोगों का सामाजिक, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न होना दोस्तों, ये बहुत सारी चीजें ऐसे हैं दोस्तों जिनके कारण दहेज के कारण हम ये झेलना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। और दहेज प्रथा के विरुद्ध दोस्तों, दहेज प्रथा के विरुद्ध 1961 में अधिनियम भी लाया गया, जिसका दोस्तों अभी तक सही ढंग से पालन नहीं हो पाया है दोस्तों। तो इसका एक ही दोस्तों मकसद हमारा उद्देश्य है कि हम समाज में खुद को जागरूक करें दोस्तों, समाज को जागरूक करें। अगर समाज जब तक जागरूक नहीं होगा दोस्तों, कोई भी नियम बना लिया जाए, इसका पालन ज्यादा रूप से नहीं हो पाएगा दोस्तों। जब तक हम अपने आप को उस चीज के प्रति नहीं सतर्क करेंगे, आप उस चीज के प्रति नहीं डालेंगे, तो ये चीजें नहीं हो पाएगी दोस्तों। और दोस्तों दहेज निवारण ये चीज हमारा कंप्लीट हो गया दोस्तों। अगला है दोस्तों निर्बल वर्ग। निर्बल वर्ग क्या है दोस्तों? निर्बल वर्ग से तात्पर्य ऐसे वर्ग हैं दोस्तों जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से बिल्कुल ही पिछड़े हुए हैं दोस्तों, जिनका साहूकार और व्यापारी लोग आसानी से शोषण कर लेते हैं दोस्तों। और निर्बल वर्ग दोस्तों ऐसे तबके में आते हैं जो अपनी मूलभूत सुविधाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं दोस्तों। उन मूलभूत सुविधाओं में क्या क्या चीज़ आती हैं दोस्तों? रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, स्वच्छ आवास, स्वस्थ भोजन, उनके लिए ये चीज़ बहुत जरूरी है दोस्तों, सबके लिए जरूरी है, लेकिन उनको ये चीज़ें नहीं मिल पाती है दोस्तों। वो उनके पास शिक्षा की इतनी कमी होती है दोस्तों कि उनको कैसे रहना है, कैसे सफाई अपने आसपास रखना है, किसी चीज़ का पता नहीं होता है दोस्तों, जिसके कारण वो कई सारी बीमारियों से जूझ रहे होते हैं दोस्तों। और पैसे की इतनी तंगी होती है दोस्तों कि वो इलाज ना करा पाते हैं, उनके आसपास हॉस्पिटल नहीं होती है, जिसके कारण वो इलाज नहीं करा पाते हैं, और जिसके कारण उनकी जानें चली जाती हैं। और दोस्तों निर्बल वर्ग में सबसे ज़्यादा अगर जान किसी की जाती है तो वो बच्चे हैं और उनकी माँ, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं और उनकी माएँ, इन सब लोगों की जान बहुत ज़्यादा जाती है दोस्तों, इनकी मृत्यु की दर बहुत ज़्यादा अधिक है दोस्तों। और इनमें एक चीज़ क्या है दोस्तों, क्यों इनकी जाने जाती है? इनमें एक तो शिक्षा नहीं है, बहुत सारी कुरीतियाँ हैं दोस्तों, और बहुत सारे इनमें अंधविश्वास हैं दोस्तों, जिसको लेकर ये लोग ढोते हैं दोस्तों, ठीक है। तो शिक्षा बहुत ही जरूरी है दोस्तों इस वर्ग के लिए। अब दोस्तों गरीबी समझते हैं। गरीबी से तात्पर्य उस आय से है, उस आमदनी से है दोस्तों, जो ये लोग या हम लोग दोस्तों अपने किसी भी जरूरतमंद चीज़ों को, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं और पूरा नहीं कर पाते हैं दोस्तों। अब आप समझ सकते हैं कि जब आपकी सालाना आय साल भर में अगर आप 20,000 25,000 कमा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों? उतना तो लोग साल भर के अंदर दोस्तों एक व्यक्ति की जो तीन वक्त की, हमारी 3 वक्त हम भोजन करते हैं दोस्तों, उतने में खर्च हो सकता है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि और आप मूलभूत आवश्यकताओं को कैसे पूर्ण करेंगे दोस्तों। गरीबी की रेखा कैसे तैयार की जाती है, गरीबी की परिभाषा कैसे तैयार की जाती है? तो गरीबी आहार को एक बुनियादी मानकर, आहार किस प्रकार का करते हैं उसको बुनियादी मानकर हम एक गरीबी की परिभाषा तय करते हैं। भारतीय समाज में अधिकांश ऐसे समाज है जहाँ पे 2,000 कैलोरी का भोजन मिलता है दोस्तों। कैलोरी से समझते हैं दोस्तों कि कैलोरी क्या होता है। कैलोरी जो हमारा भोजन है उसको उसकी जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा नापने की जो होती है वो कैलोरी में नापा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये 2,000 कैलोरी का मिलता है, और लोग दोस्तों लगभग समाज के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए 3,000 कैलोरी का भोजन बहुत ही आवश्यक है दोस्तों, ठीक है। तो 2,000 का हम लोग को मिलता है, ये चीज़ हमारे लिए क्या है, एक अनुचित है, और हमारे लिए ये कुपोषण का शिकार हम बन सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गया हमारा निर्बल वर्ग दोस्तों। अब समझते हैं कि निर्बल वर्ग में कौन कौन से लोग आते हैं दोस्तों। निर्बल वर्ग में दलित वर्ग आते हैं, जो अपने गांव समाज में आप देख सकते हैं दोस्तों, दलित वर्ग। अन्य पिछड़ा जनजाति आते हैं दोस्तों, बंधुआ मजदूर आते हैं दोस्तों, ऐसे छोटे आमदनी वाले कर्मचारी आते हैं दोस्तों, जिनको बहुत कम पैसा मिलता है काम के बदले। परिश्रित महिलाएं, जिनकी घर की महिलाएं बाहर निकल के काम करती हैं, ऐसे लोग दोस्तों निर्बल वर्ग की तबके में आते हैं
उनकी आवश्यकताएं क्या है दोस्तों, उनकी ज़रूरत क्या है दोस्तों। उनकी ज़रूरत है, अब पॉइंट देके नोट कीजिएगा दोस्तों। पहला चीज़ उनकी शुद्ध पेयजल, स्वच्छ आवास, स्वच्छ भोजन, उनके लिए आवागमन का अच्छा साधन, अच्छा स्वास्थ्य, उनके उनके प्रति समाज में एक अच्छा व्यवहार प्रस्तुत करना, ये चीज़ें दोस्तों उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आप दोस्तों देखते हैं उनके प्रति लोगों का व्यवहार भी अच्छा नहीं हो पाता है, ठीक है, उनके लोग उनको उनसे लोग व्यवहार भी अच्छा से नहीं कर पाते हैं, तो इस चीज़ को वो लोग बदलना चाहते हैं दोस्तों, ठीक है। उनकी आवश्यकताएं ये चीज़ें होती है दोस्तों। अब समझते हैं दोस्तों एनजीओज क्या है। दोस्तों भारत देश के विकास के कार्यक्रम के प्रयासों को हम दो भागों में बांट सकते हैं दोस्तों। जो भी अपने इंडिया के लिए, जो भी भारत के अपने देश के लिए विकास के कार्यक्रम चल रहे हैं, उसके कार्य प्रयासों को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला चीज़ है दोस्तों शासकीय प्रयास, और दूसरा है दोस्तों अशासकीय प्रयास। शासकीय प्रयास में क्या क्या आते हैं दोस्तों, शासकीय प्रयास यानी जो शासन द्वारा चलाए जा रहे हों, जो सरकार द्वारा चलाए जा रहे हो, ऐसे कार्य को शासकीय प्रयास कहते हैं। और इस प्रयास में सरकार खुद इस चीज़ को चलाती है, सरकार के सरकारी संगठन चलाते हैं दोस्तों, इसका मूल्यांकन भी वही करते हैं दोस्तों, ठीक है। अब शासकीय प्रयासों में कौन कौन सा चीज़ आता है दोस्तों, पंचवर्षीय योजनाएं हो गया, महिला विकास कार्यक्रम हो गया दोस्तों, बाल विकास कार्यक्रम हो गया, ऐसे सारे कार्यक्रम दोस्तों ये शासकीय प्रयास में आते हैं, ये सरकार द्वारा कराए जाते हैं। और दूसरा है दोस्तों अशासकीय प्रयास। तो अशासकीय प्रयास में क्या चीज आता है दोस्तों, ऐसे संगठन या ऐसे कार्यक्रम जिसका जिसका संगठन एक समाज के जो लोग हैं वो लोग करते हैं, समाज के लोग आपस में मिलकर सहकारी रूप से करते हैं, वो अशासकीय प्रयास में आता है। और इसको एनजीओज कहते हैं दोस्तों। और एनजीओज क्या होता है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है दोस्तों, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। इसका मतलब होता है बिना गवर्नमेंट के दोस्तों। इसमें गवर्नमेंट ज़्यादातर चीज़ें खर्च नहीं करते, इसमें लोग आपस में मिलकर, जैसे अगर कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का विकास करना है दोस्तों, पहले समझते हैं एनजीओज की निर्माण कैसे करते हैं। तो समाज के कुछ लोग आपस में मिलकर एक समिति बनाते हैं, एक सहकारी समिति बनाते हैं, जिसे पंजीकरण कराते हैं, सरकार के रजिस्टर में पंजीकरण कराते हैं। और किसी भी विकास कार्यक्रम के लिए लोग आपस में इकट्ठे होते हैं, कुछ धन इकट्ठा करते हैं, जिसमें सरकार भी कुछ बहुत छोटे राशि में सरकार भी कुछ हेल्प करती है, और वो लोग सहायता करते हैं समाज को और देश को करते हैं। और इंडिया में दोस्तों लगभग हजारों की संख्या में एनजीओज चल रहे हैं। एनजीओज का मतलब ये दोस्तों समाज को और देश को मदद करना, किसी भी क्षेत्र में मदद करना, ठीक है। एनजीओज हो गया दोस्तों। अब एनजीओ में समझते हैं दोस्तों, अपने उत्तर प्रदेश में ग्रामोदय प्रकल्प योजना भी चल रहा है दोस्तों, जिसका पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों द्वारा प्रभावित होकर हमारे उत्तर प्रदेश के जिला गोंडे में चलाया जा रहा है दोस्तों। इसमें और नाम भी पूछ सकता है दोस्तों कि कौन कौन से एनजीओज हैं। तो ग्रामोदय योजना है दोस्तों, ग्राम योजना है दोस्तों, ठीक है। ऐसे ऐसी योजना है जो एनजीओज में आ रहे हैं, ठीक है। अब हमारा अगला है दोस्तों परिवार नियोजन। परिवार नियोजन यानी परिवार नियंत्रण दोस्तों भारत की जनसंख्या जिस रफ्तार से बढ़ रही है दोस्तों, वो दिन दूर नहीं होगा दोस्तों जब हम चीन जैसे देश को पीछे छोड़ देंगे दोस्तों, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि के कारण दोस्तों हमारे समाज में बेरोजगारी उत्पन्न हो रही है, अशिक्षा उत्पन्न हो रही है, स्वास्थ्य की कमी होती जा रही है दोस्तों, भुखमरी जैसे समस्याएं देखने को मिल रही है, लोगों का जीवन स्तर निम्न होने लगा है दोस्तों, ठीक है। कई सारी बीमारियों से लोगों का ग्रसित होने लगे हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ें दोस्तों बढ़ती जनसंख्या की वृद्धि के कारण वृद्धि में हमारी क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं दोस्तों, ठीक है। अब परिवार नियोजन के लिए दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे अब दोस्तों अगला है हमारा जनसंख्या वृद्धि के कारण। जनसंख्या वृद्धि के दोस्तों सबसे पहला कारण है अशिक्षा। जनसंख्या वृद्धि का पहला कारण है अशिक्षा, रूढ़िवादिता, उनके पास सही वो गर्म वातावरण में रहते हो दोस्तों, उनके पास सही मनोरंजन के साधन न हो, आदि अनेकों पुत्र संतान, जो संतान प्राप्ति की दोस्तों चाह है कि हमें पुत्र प्राप्त हो, ऐसे चाहों में लोग क्या हो रहा है, जनसंख्या की वृद्धि होती चली जा रही है। और दोस्तों जनसंख्या वृद्धि को अगर कम नहीं किया गया दोस्तों, तो आने वाले समय में हमारे लिए दोस्तों बहुत ही ये चीज़ें हमको प्रभाव डालेगी, हमारे समाज को, हमारे देश को प्रभाव डालेगी दोस्तों। और दोस्तों जनसंख्या वृद्धि को कम करके आप खुद भी स्वच्छ रह सकते हैं, आप अपना जीवन स्तर भी ऊंचा बना सकते हैं और देश की भी सहायता कर सकते हैं दोस्तों। जनसंख्या वृद्धि करेंगे तो आप अपने बच्चों को, आप अपने परिवार को अच्छे से रख सकते हैं दोस्तों, जिससे अपने देश के आर्थिक विकास में भी आप सहयोग कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब इसका समाधान क्या है दोस्तों,
हम जनसंख्या वृद्धि को रोक कैसे सकते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि के रोकने का कारण रोक आप कैसे सकते हैं। पहला चीज़ है दोस्तों कि आप उस माता पिता को हतोत्साहित कीजिए, उस माता पिता के मन में डर बैठाइए कि हाँ, समाज में अगर आप बच्चों को ज़्यादा जन्म दे रहे हैं तो आने वाले समय में दोस्तों आपको ये चीज़ें पीड़ा हो सकती है, आपको ये चीज़ों का दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा चीज़ है दोस्तों कि समाज में जाकर लोगों को भाषण द्वारा आप लोगों को समझा सकते हैं, उससे परिचित करा सकते हैं कि क्या क्या कीजिए। तीसरा है दोस्तों कि लोगों को जन जागरूक कीजिए ताकि लोग खुद समझें कि इस चीज़ को कम करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब समझते हैं दोस्तों एड्स क्या है। ठीक है दोस्तों, एड्स यानी एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिजीज सिस्टम दोस्तों। ठीक है, और एड्स दोस्तों HIV नामक वायरस के हमारे शरीर में प्रवेश कर जाने से एड्स का फैलना होता है दोस्तों। HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, जो हमारे शरीर में फैलता है, हमारे शरीर के रक्त में फैल जाता है और जिससे और दिन प्रतिदिन दोस्तों इससे क्या होता है, शुरू में दोस्तों इसका लक्षण प्रकट नहीं होता है, आप जल्दी से पकड़ नहीं पाएंगे और धीरे धीरे क्या होने लगता है, हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता, जो नॉर्मल हमारे जो खांसी सर्दी होती हैं ये भी जल्दी ठीक नहीं हो पाती हैं। तो ये चीज़ें क्या होता है, हमारे अंदर परिवर्तन होने लगता है दोस्तों। अब इसके दोस्तों बचाव क्या है, एड्स के बचाव दोस्तों। तो एड्स से बचने के लिए दोस्तों पहला चीज़ है कि आप हमारे शरीर में जो भी रक्त चढ़वाया जा रहा है दोस्तों, जब भी आप रक्त चढ़वाते हैं तो वो चीज़ें जांच करवाएं। जो एक बार अगर सुई किसी चीज़ का किसी व्यक्ति में जो इंजेक्शन लगा दिया गया हो उसका प्रयोग ना करें दोस्तों। ठीक है, अधिक वेश्याओं से संबंध से बचे दोस्तों। जब भी किसी से शारीरिक संबंध बना रहे हैं दोस्तों तो उसमें अपने पूर्ण सेफ्टी का ख्याल रखें दोस्तों। ठीक है, और गर्भवती जो महिलाएं हो रही हैं, जो गर्भवती है, उनको बच्चे जन्म ना देने दें दोस्तों। नहीं देने देंगे तो हो सकता है दोस्तों कि अगर जन्म दे तो क्या होता है कि बच्चों में भी वो चीज़ें फैल जाए। ठीक है, तो गर्भवती जो महिलाएं हैं उनको गर्भवती ना होने दें। अगला जो चीज़ है दोस्तों कि जब भी इसका प्रयोग करें, जब भी किसी को ब्लड दे या ले या अपना भी खून दोस्तों वर्ष में या कभी कभी अपना जो ब्लड है उसको चेकअप करवाते रहें दोस्तों। ठीक है, अब इसके फैलने का कारण भी हो गया, अब बचाव हो गया दोस्तों। अब फैलने के कारण में यही सब चीज़ें दोस्तों, इस चीज़ को ख्याल रखना है कि बचने का कारण हमारे कैसे हो सकता है। तो खुद को बचाना है दोस्तों। जब भी किसी वेश्याओं से संबंध बनाते हैं इसमें अपना संपूर्ण ख्याल रखना है दोस्तों कि अपना कैसे मतलब उससे बचा जा सके। अपने किसी भी जो इंजेक्शन दिया जा चुका है दोस्तों दूसरे को, उस चीज़ से बचे दोस्तों। ठीक है, उस चीज़ से नहीं ले, उस इंजेक्शन से अपने खुद का इंजेक्शन ना ले। और दोस्तों जो ड्रग्स वगैरह है, अपने आजकल के युवा दोस्तों अपने शरीर में ड्रग्स वगैरह का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे दोस्तों ये चीज़ें फैल रहा है। ठीक है, ये चीज़ हमारा एड्स हो गया दोस्तों। अब दोस्तों इसका शुरू में कोई लक्षण उत्पन्न नहीं होता है दोस्तों। शुरू में इसका कोई भी लक्षण आपको पता नहीं चलेगा। दो साल 4 साल ऐसे समय लग जाते हैं दोस्तों। और इसके दोस्तों लक्षण क्या होते हैं, एक तो पहला चीज़ है दोस्तों कि आपका पसीना ज़्यादा आने लगेगा। ठीक है, और दूसरा चीज़ है दोस्तों कि आपके नसों में गर्दनों में ऐसे सूजन होने लगेगा दोस्तों। तीसरा चीज़ है कि कोई भी रोग, छोटा मोटा रोग दोस्तों आसानी से अच्छा नहीं होगा, वो दवा कराने पे भी जल्दी ठीक नहीं होगा दोस्तों। नॉर्मल जो चौथा जो चीज़ है दोस्तों, नॉर्मल बुखार अगर आपको होता है वो भी चीज़ें महीनों कई महीनों तक रहने लगता है। तो दोस्तों ये चीज़ें इसके लक्षण है एड्स के। ठीक है, अगला दो है हमारा कुष्ठ रोग। ठीक है, कुष्ठ रोग क्या है दोस्तों कुष्ठ रोग 2 प्रकार के होते हैं, एक फैलने वाले और एक संक्रामक और दूसरा असंक्रामक। तो संक्रामक को हम समझते हैं दोस्तों, तो कुष्ठ रोग से प्रभावित जो व्यक्ति है उसकी चमड़ी और स्वस्थ व्यक्ति के चमड़ी के निरंतर संपर्क में रहने से दोस्तों ये फैल जाता है। ठीक है, ये फैलने लगता है। ये हो गया संक्रामक, जो संपर्क में रहने से फैलता है। और दूसरा है दोस्तों असंक्रामक, जो छुआछूत से नहीं फैलता है दोस्तों। ठीक है, ये कुष्ठ रोग हो गया दोस्तों। कुष्ठ रोग को हम समझते हैं इसके लक्षण दोस्तों। शुरू में आपको कोई भी लक्षण, ऐसे रोग जो एड्स है दोस्तों, कुष्ठ रोग है, कैंसर है, ये दोस्तों जल्दी समझ में नहीं आते हैं। तो कुष्ठ रोग में दोस्तों आपको क्या होगा, पहले तो आपके शरीर वगैरह पे कोई लाल ऐसे दाने चकते जैसे निकल जाएंगे। जो दूसरा पॉइंट, जो बिल्कुल ही चमकदार होंगे दोस्तों, सुनहरे होंगे। और तीसरा दोस्तों ये बाद में चल के अपने आप ये दोस्तों अगर इसका दवा नहीं कराया गया, समय पे इलाज नहीं कराया गया, तो दोस्तों इसका क्या होगा, ये पूरे शरीर में फैल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये कुष्ठ रोग के लक्षण हो गए दोस्तों। अब उपचार क्या है दोस्तों,
दोस्तों इसको समय रहते अगर आपने समझ लिया और इसको डॉक्टर से उपचार करा लिया तब तो आप बच सकते हैं। और जिसे आप दवा भी कराते हैं दोस्तों, तो इसको ठीक होने में भी लगभग 6 महीने से 3 वर्ष का 4 वर्ष का समय लग जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसको आप उपचार से ठीक करा सकते हैं दोस्तों। अगला जो चीज़ है दोस्तों, कैंसर। कैंसर क्या है दोस्तों? हम समझते हैं कैंसर क्या है दोस्तों। हमारे शरीर का एक विकास का प्रक्रम है कि हमारा शरीर कैसे बढ़ता है, कितने समय में कैसे बढ़ता है। एक नियमित रूप से बढ़ता है दोस्तों। बच्चा है 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में कितना बढ़ता है हमें पता है कि हमारा शरीर किस रफ्तार से ग्रोथ करती है। और जब कोई हमारे शरीर का कोई अंग एक अनिश्चित प्रक्रिया से एक मतलब ज़्यादातर वो बढ़ने लगे तो समझ लेना दोस्तों ये कैंसर का लक्षण है। और वो चीज़ें दोस्तों जब भी बढ़ता है तो वो मांस के लोथड़े के रूप में दोस्तों निकलने लगता है। ये चीज़ें हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अब समझते हैं दोस्तों, ये तो कैंसर हो गया। अब उसके कारण क्या है दोस्तों कारण बता देते हैं दोस्तों। चिकित्सा विज्ञान भी इसका जो मतलब ये प्रत्यक्ष कारण है दोस्तों, वो चीज़ें अभी खोज नहीं कर पाया है कैंसर का, ठीक है। तो इसका अप्रत्यक्ष दोस्तों कारण क्या है कि अप्रत्यक्ष कारण में दोस्तों एक तो आप नशा करते हो, जो पान वगैरह में चूना होते हैं ऐसे नशा करना, दारू पीना, शराब पीना दोस्तों, सिगरेट वगैरह पीना, अपने किसी भी जो अपना नस है नस वगैरह में किसी दवा का सेवन करना, ऐसे दोस्तों कैंसर हो सकता है, ठीक है। और इसके लक्षण में क्या है दोस्तों, इसका लक्षण कैसे पाया जा सकता है? आपके मुंह वगैरह में दोस्तों छाले चकते जैसे सफ़ेद दाग जैसे होने लगते हैं। दूसरा है दोस्तों कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं की महावरी के बाद बंद होने के बाद भी रक्त का निकलना और गंदे पानी का निकलना दोस्तों हो सकता है, ठीक है। तीसरा चीज़ है दोस्तों कि आपके चमड़े पर कहीं भी मांसे उगने लगते हैं दोस्तों, निकलने लगते हैं और कील जैसे निकलने लगते हैं दोस्तों, ठीक है। ये चीज़ें हो गया दोस्तों। और इसका हम बचने का उपाय कैसे कर सकते हैं दोस्तों? तो पहला चीज़ है दोस्तों, कैंसर से बचने के लिए एक तो आप समय रहते पहले आप दिखा लिए तो दोस्तों छोटे मोटे आपके कैंसर के दवाई जो है उससे आप ठीक करा सकते हैं। और इसको ठीक कराने से दोस्तों इसको अच्छे कराने से इसका दो चीज़ें, एक आप सर्जरी के विधि से करा सकते हैं और दूसरा है दोस्तों कि आप इसको कैंसर की दवा से अच्छे करा सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इन सब का दोस्तों लगभग मैंने ये चीज़ें पूरा कंप्लीट कर दिया दोस्तों। अब इन सब में कैडेट्सों की लास्ट में मैं बता देता हूँ दोस्तों, इन सब में कैडेट्सों की क्या भूमिका है। तो कैडेट्स दोस्तों गांव में समाज में जाकर इन सभी चीज़ों के बारे में लोगों को जागृत कर सकते हैं दोस्तों, हर चीज़ के बारे में बता सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा। और दोस्तों अगर अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।